नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 50 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे खड़ी बोली गद्य के विकास में हिंदी पत्रकारिता के योगदान पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये प्रश्न 125, 200 या 250 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए, चाहे एलटी के एग्जाम में आए, जीआईसी के एग्जाम में आए या जीडीसी के एग्जाम में आए, साथ में आप एक कड़ी और जोड़ लें, एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में आ जाए तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। दिन है आज प्रश्न 50वें के कंप्लीट होने का, तो हमें सामने से जरूर होना चाहिए था, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अगर पर्दे के पीछे से भी हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ रहा हो तो निश्चित तौर पर इस वाणी के साथ कदम से कदम मिलाकर मंजिल तक विद्यार्थियों को पहुंचाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कभी हम सामने से आ जाया करेंगे, कभी पर्दे के पीछे से भी। जिस तरीके का हमें संसाधनों का उपयोग मिलेगा उसी हिसाब से बातचीत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 50 हमारे लिए मील का पत्थर भी कहा जा सकता है, और क्रिकेट में रुचि रखने के कारण ये आज हमारा अर्धशतक भी पूरा हुआ। तो खड़ी बोली गद्य, इसके पहले हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान के ऊपर चर्चा की थी। उसी क्रम को बढ़ाते हुए जैसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता में भी लेखन कार्य शुरू हुआ, पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ, जिससे खड़ी बोली गद्य के स्वरूप का विकास हुआ और प्रचार हुआ। वो कैसे हुआ, इसी चीज को लेकर हम चर्चा करेंगे, और आप देखेंगे कि न चाहते हुए भी कम से कम 3 प्रश्न इस उत्तर में सम्मिलित होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हो सकता है कि हम आप सभी को खड़ी बोली गद्य के विकास में हिंदी पत्रकारिता के योगदान पर बात कर रहे हों, लेकिन कभी कभी आपको पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता कैसी रही, या फिर द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता के बारे में लिखें, तो भी आप इस प्रश्नोत्तरी के बहाने आराम से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, हम चलते हैं, उसको देखते हैं। इसकी शुरुआत आप करेंगे, खड़ी बोली गद्य के उद्भव और विकास के साथ हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी में जब गद्य लेखन की कोई स्थापित परंपरा नहीं थी, तब पत्रकारिता ने ही खड़ी बोली को परिमार्जित, परिष्कृत और लोकप्रिय बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। एक तरफ हमें देखना पड़ेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने प्रशासनिक सुधारों को लेकर या फिर प्रशासनिक भाषा को लेकर कैसे हम भारत से जुड़े, इसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज की स्थापना हुई, और फिर खड़ी बोली गद्य में रचनाएं लिखी जाने लगी। 4 रचनाकारों को जोड़ा गया, 2 फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े रहे और 2 फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर से काम कर रहे थे। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख ली है, उसी से आगे बढ़ना है। जब खड़ी बोली में तमाम किताबों का अनुवाद होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो दिन आया सन 1826 ईस्वी, इसके बाद से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हो जाती है। तो उसी चीज को आपको आंसर में लिखना है। आप लिखेंगे, पहला, प्रारंभिक स्वरूप का निर्माण। 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। उस समय खड़ी बोली गद्य का स्वरूप धीरे धीरे निर्मित हो रहा था। आगे चलकर मासिक और दैनिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। इसके माध्यम से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आप इसमें राष्ट्रीय भी जोड़ सकते हैं, भाषिक, तमाम विषयों को केंद्र में रखा गया। यानी कि जो खड़ी बोली का प्रारंभिक दौर है, खासतौर से अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो 1826 से एक टर्निंग मोड़ आता है, और इस मोड़ की शुरुआत भी आप देखेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की तरह ही कोलकाता से होती है। उदंत मार्तंड, जिसके संपादक आपके दिमाग में छप गए होंगे, हम चाहते तो यहाँ पर संपादक का नाम जरूर लिखते और वो कहाँ के रहने वाले थे, ये सारी चीजें जरूर हम लिखते, लेकिन आपके दिमाग पर चोट करने के लिए हमने उसको यहाँ पर हटा दिया है, ड्रॉप कर दिया एक तरीके से। तो आप समझ जाइए कि 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ, और इस आरंभ से खड़ी बोली गद्य का स्वरूप धीरे धीरे निर्मित हो रहा। जब इसका आरंभ हुआ
तो अचानक नहीं हुआ, इसके पहले खड़ी बोली गद्य का स्वरूप धीरे धीरे निर्मित हो रहा था। और जहां हमने साप्ताहिक पत्र की बात की, उदंत मार्तंड मंगलवार के दिन निकलता था, लेकिन आगे चलकर तमाम पत्र निकले। 1828 में पत्र निकले, 1829 में निकले, 1845 में निकले, 1854 में निकले। इन सभी पत्रों का नाम आपके दिमाग में आ गया। तो मासिक और दैनिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, और ये पत्र पत्रिकाएं जो निकलती थी, यूं ही नहीं निकलती थी, उनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, भाषिक विषयों को केंद्र में रखा गया। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, जिसका नाम है भारतेंदु युग और हिंदी पत्रकारिता। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि आप यमारस इत्यादि के एग्जाम में जाएं और 50 शब्दों में या फिर 100 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए कि भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको इतना ही लिखना है जो इस स्लाइड में दिया गया है। आप लिखेंगे, इस युग के सभी साहित्यकार पत्रकार थे। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में और बाला बोधिनी 1874 में प्रकाश संपादित हुई। ये प्रमुख है। हरिश्चंद्र मैगजीन के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। तो ये आप देख रहे हैं कि कोटेशन है। कई बार तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आप लिखिए कि 1873 में हिंदी नए चाल में ढली, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो भी यही सारी बातें आपको लिखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं, लेकिन जब आपके मस्तिष्क में मैटर होगा तो आप आराम से लिखेंगे। अगर मैटर नहीं होगा तो फिर आप पसीना छोड़ना शुरू कर देंगे, इधर उधर देखना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अनुराज हिंदी एकेडमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से आपके साथ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देख लिया कि भारतेंदु युग कि जब भी हिंदी पत्रकारिता की बात की जाती है, तो इस युग के जितने भी साहित्यकार थे, वो स्वभावतः क्या थे? पत्रकार थे। तमाम जो बड़े बड़े नाम थे, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, जितने लोग थे, बाबू तोताराम, इन लोगों ने कहीं न कहीं से किसी न किसी पत्र का संपादन किया है। तो बड़ी बात थी उस जमाने में, ठीक है। तो आप पूरा इसको लिखेंगे और लिखेंगे आगे कि भारतेंदु ने हिंदी भाषा और गद्य को नया रूप दिया अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। उनकी जो पहली पत्रिका है, आप देख रहे हैं कि उस जमाने में भारतेंदु कितने साल के रहे होंगे। आप यहाँ पर तुरंत ऐसे नोट कर लीजिए। 1850 में उनका जन्म हुआ और 18 साल के थे तो उन्होंने कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा यानी कवि वचन कैसा हो? अमृत की तरह। यानी कि पहली जो पत्रिका इनकी निकली वो कवियों पर आधारित थी। और कवि लोग जानते ही हैं कि जो भी संवेदनशील मुद्दा रहा होगा उसको लिखते रहेंगे। फिर उन्होंने अपने नाम पर हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से पत्र निकाला और उसमें खास तौर से भाषा वाले पोर्शन पर उन्होंने फोकस किया और हिंदी नए चाल में डाली। भाषा पर क्यों फोकस किया? आपको उस इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि एक तरफ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और दूसरी तरफ राजा लक्ष्मण थे, ठीक है। आपको अब वो हमारा 91 वीडियो वाला प्लेलिस्ट याद आ गया। इन दोनों का आपस में ही उलझाव था। एक अरबी फारसी की तरफ उनका झुकाव था और दूसरे का संस्कृत निष्ठ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को एक बीच का रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस पृष्ठभूमि को भी आपको समझना है, तभी आपका उत्तर ठीक हो सकता है और आपकी समझ भी अच्छी हो सकती है। तो भारतेंदु ने हिंदी भाषा और गद्य को नया रूप दिया। इनके अलावा बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण और प्रेमघन आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद जरूर इसमें आप ऐड करेंगे, के माध्यम से गद्य को परिष्कृत किया, ठीक है। तो ये तो पूरा भारतेंदु युग और हिंदी पत्रकारिता हो गया। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से वीडियो लेक्चर को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि अरे मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एग्जाम में भी मजा नहीं आएगा। पढ़ाई में मजा
अगर कोई पहले ही ले रहा है तो समझ जाइए कि वो अपने रास्ते से भटक रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गंभीरता को जरूर ध्यान में रखिए। अति गंभीर होते हुए भी हमारी भी कोशिश रहती है कि थोड़ी बहुत आपका मन हल्का किया जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ हमें अपने मंजिल की तरफ जाना है तो थोड़ा सा कठोर तो होना ही पड़ता है। अगला जो पॉइंट है, द्विवेदी युग और हिंदी पत्रकारिता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन यानी 1903 से 1920 के माध्यम से खड़ी बोली के मानकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। साथ में इन्होंने व्याकरणिक रूप से जो हिंदी भाषा है उसको व्यवस्थित किया। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य की विभाजक रेखा को मिटा दिया। हालांकि सरस्वती में ब्रज भाषा की रचनाएं भी छपती रहीं, फिर भी खड़ी बोली पद्य को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए टिप्पणी के लिए आ सकता है कि द्विवेदी युग और हिंदी पत्रकारिता के बारे में लिखिए, तो उसमें आप अन्य कुछ पत्रिकाओं का नाम जरूर रख सकते हैं। हिंदू जैसी पत्रिका, इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका रहा? सरस्वती पत्रिका का रहा। सरस्वती पत्रिका का संपादन अचानक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया, बल्कि उसके पहले तमाम लोगों ने किया। इन्होंने तो सन 1903 ईस्वी से इसका संपादन भार संभाला और 1920 तक इसको संपादित करते रहे। कुल 17 वर्षों तक संपादन किया। संपादन में इन्होंने ध्यान क्या रखा? खड़ी बोली के मानकीकरण का और व्याकरणिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और साथ में जो विषय थे वो नैतिक रूप से और आदर्शवादी विषयों को उन्होंने रखा एक तरीके से। और एक उनका योगदान रहा कि हाशिए का जो समाज था उसको भी रखने का प्रयास किया। जैसे आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, अछूत की शिकायत, ठीक है, अछूत की शिकायत। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे कि उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, और साथ में साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों को लिखने के लिए प्रेरित भी किया। तो द्विवेदी ने केवल संपादन नहीं किया, बल्कि नए नए रचनाकारों को उन्होंने बनाया भी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति किसी के रचना कर्म को निखारता हो। जैसे मैं आप सभी के आंसर राइटिंग को यहाँ पर निखार रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा पता है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबने बीए भी किया है, एमए भी किया है, पीएचडी भी किया है, और वर्षों तक इधर उधर पांडवों की तरह वो भटक रहे हैं। तो क्या वो नहीं लिखना जानते हैं? बिल्कुल लिखना जानते हैं, लेकिन समय रहते सटीक तरीके से कैसे लिखना है उसको आपको मैं बता रहा हूं। तो द्विवेदी युग और हिंदी पत्रकारिता को आप बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि लोकप्रियता और प्रसार। हिंदी पत्रकारिता ने खड़ी बोली गद्य को तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय विषयों से जोड़ा। धीरे धीरे पाठकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे इसकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। यह ज्ञान और संवाद की भाषा के रूप में स्थापित हुई। अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो यही कह सकते हैं कि कुल मिलाकर खड़ी बोली गद्य के विकास में हिंदी पत्रकारिता का ऐतिहासिक योगदान रहा। यह खड़ी बोली गद्य को विकसित कर अनेक रचनात्मक विधाओं से जोड़कर लोकप्रिय बना दिया। क्योंकि आज के दौर में हम सब पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कम करते हैं, जो हमारे काम की पत्र पत्रिकाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सहयोगिता स्वयंवर जो नाटक था, इसकी समीक्षा कभी हिंदी प्रतीक में छप रही है, कभी ब्राह्मण में छप रही है, कभी किसी में छप रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो भी पत्रकारिता हो रही थी उसने अन्य गद्य विधाओं से भी, यानी जो उस समय की प्रमुख गद्य विधाएं थी, उनसे भी जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। और एक तरीके से खड़ी बोली गद्य को लोकप्रिय बनाया। जहां लोग पहले इसमें लिखना नहीं पसंद करते थे, धीरे धीरे आप देखेंगे तमाम लोगों ने लिखना शुरू किया। उपन्यास लिखे गए, कहानी लिखी गई, निबंध लिखे गए, ठीक है, ललित निबंध लिखे गए, इसके बाद आलोचना लिखी गई। फिर इसके बाद इतना लिखना शुरू हो गया कि अन्य गद्य विधाएं भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत लंबा इतिहास रहा है और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समय के अनुसार इस इतिहास को इतनी सरलता के साथ पढ़ लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने भी कुछ न कुछ इस चैनल से पढ़ लिया है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रश्न के तौर पर कि खड़ी बोली गद्य के विकास में हिंदी पत्रकारिता के योगदान पर विचार कीजिए, तो आप एक तरीके से शुरुआत करेंगे 4 लाइन से। इसके बाद
आप बताएंगे कि प्रारंभिक स्वरूप का निर्माण 1826 से इसको शुरू करेंगे, इसके बाद भारतेंदु युग पर फोकस करेंगे, फिर द्विवेदी युग पर फोकस करेंगे। और इसका मतलब है कि इन दोनों पर फोकस करेंगे तो आगे चलकर गद्य का जो स्वरूप है इतना अच्छा हो गया था कि फिर एकदम ये जो गद्य है अलग अलग रचनात्मक विधाओं से जुड़कर अपना विकास किया, और आज हम सब उसको जो खड़ी बोली जिसको कहा जाता है वही किसमें बदल गई, हिंदी भाषा में बदल गई। तो ये इसका पूरा इतिहास रहा। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तर को लिखना है, आप सब लिखिए और जरूर अपने जो भी उत्तर हैं उनको जो हमने नंबर दिया था उस पर भेजिए। और नंबर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक दो वीडियो में बताया हूँ, तो आपको मिल जाएगी वीडियो, और लिखित वाले में ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसी में मैंने बताया हुआ है एक जगह, आप लोग जरूर उसको नोट करके फिर उस पर भेजेंगे, और समय के अनुसार मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।